हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले हमने जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर को देख लिया है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रोजगार सृजन के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके पहले कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो हमारा जो है क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते, सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम जो है काम कर रहे हैं और उनके जो है काम के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा। तो अल्प बेरोजगारी क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में? अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बताएं। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए? देखिए, विकसित देशों का जो मामला है ना, वो अर्थव्यवस्था का विकास सबसे तार्किक पैटर्न पर हुआ है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में विकास के बाद द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में ना संबंधित परिवर्तनों के साथ रोजगार का सृजन भी गतिमान रहा। यानी कि जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि हुई है, तो उस प्रकार जो है रोजगार में भी सृजन होता रहा, यानी लोगों को रोजगार भी सभी सेक्टरों में मिलते रहे। भारत का मामला कुछ अलग है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र के विकास में जो है ना, द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि का पालन नहीं किया गया, बल्कि यह तृतीय क्षेत्र था, इसने ना इसका नेतृत्व किया। लेकिन क्या है ना कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में रोजगार सृजन जो है गति नहीं बना सकी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि आज भी हमारे जो है देश में प्राइमरी सेक्टर में जो है मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं कार्य में, रोजगार में, ठीक है। तो अभी भी बड़ी संख्या में ना लोग रोजगार के लिए प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर हैं, और अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में जो है प्राथमिक सेक्टर में ज़्यादा है, ठीक है। तो यह ना एक बहुत परेशान करने वाली प्रवृत्ति का दर्शाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या से घिर गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए? देखिए, अगर मैं बात बताऊँ आपको अल्प बेरोजगारी की, तो देखिए, बेरोजगारी जो है ना, वो किसी भी समाज के लिए एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति पसंद के कारण नहीं, बल्कि मजदूरी के कारण बेरोजगार है। बेरोजगारी ना केवल कार्य बल पे ना, बल्कि पूरे समाज की आर्थिक क्षमता को महसूस करने में विफल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले के चैप्टर्स में, नाइन्थ क्लास का हमने जब देखा था, तो हमने ये देखा था कि ये जो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। आप बेरोजगार हो तो आप स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले सकते, आप शिक्षित नहीं हो सकते, ठीक है। आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप रोजगार में नहीं हो सकते, यानी कि तीनों ना इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो अन्य श्रमिकों के आर्थिक प्रदर्शन को जो है ना, ये नीचे रखता है। तो अंत में मैं यही कहूंगी आपसे कि समाज और राष्ट्र को बेरोजगारी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आइए आगे बात करते हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तो देखिए, उपयुक्त चर्चा से हम ये देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में ना अल्प बेरोजगारी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है, और लोगों के लिए ना रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखेंगे, कुछ गवर्नमेंट के प्लान को भी देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में लक्ष्मी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण हमने देखा था कि जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि थी, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, ठीक है, और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उग जाती थी, ठीक है। और उसके परिवार के सभी 5 सदस्य जो है उस भूमि में वर्ष भर काम करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें और कहीं रोजगार उपलब्ध नहीं था। तो हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि का उदाहरण लेते हैं। देखिए, उसके परिवार की ना भूमि की सिंचाई हेतु तो एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार को जो है, देखिए, अब वो तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे ना बारिश पे, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है कुएं के निर्माण के लिए कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है, या फिर कह लीजिए कि बैंक ऋण प्रदान कर सकती है, ठीक है, तो उसका जो है उपज ज़्यादा हो सकता है। तब लक्ष्मी जो है अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम हो जाएगी, और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। अब हम ये मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल जो है 2 लोगों को 50 दिनों में बीज डालने, पानी देने
और जो है खाद डालने कटाई में तक जो है रोजगार प्रदान करते हैं। बाकी जो है साल भर में तो 365 दिन होते हैं ना। अब परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है, अथवा ये कह लीजिए कि एक नहर खोदी जाती है। इससे क्या होता है, इससे ना कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होते हैं, ठीक है। और अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है ना, वो अपने आप कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी तो आवश्यकता होगी। उत्पादन तो कर लिया, अब उत्पादन के लिए उन्हें एक प्रॉपर मार्केट भी चाहिए, तो आवश्यकता होगी उन्हें बेचने के लिए, ठीक है। इसके लिए ना उन्हें अपना उत्पाद जो है नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता होगी। अब ये देख लीजिए कि यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर या फिर कह लीजिए बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, तो छोटे छोटे ट्रक भी जो है सभी जगह पहुंच पाएंगे। अब भाई रोड बनेगी तभी तो जो है छोटी ट्रकें आएंगी ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, परिवहन की सुविधाएं, फसलों के भंडारण यानी कि स्टोरेज रूम और बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पर जो है कुछ पैसा निवेश करती है, तो छोटे ट्रक जो है सभी जगह पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से ना लक्ष्मी जैसे अनेक छोटे किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं प्रॉपर। और इस कार्य से ना केवल किसानों को ही उत्पादन जो है रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन में भी कुछ लोग रहेंगे, व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए लक्ष्मी की ज़रूरत जो है ना केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए आपने पानी प्रदान कर दिया, उत्पादन हुआ, उत्पादन के लिए आप जो है परिवहन के साधन भी दीजिए, कोल्ड स्टोरेज भी बनाइए, प्रॉपर मार्केट भी दीजिए, ठीक है। खेती करने के लिए उसे बीज की ज़रूरत पड़ेगी, उर्वरक, कृषिगत जो है उपकरण, पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक निर्धन किसान होने के कारण ना वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। और इसलिए ना उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। और यदि स्थानीय बैंक जो है ना उचित ब्याज दर पर उसे शाख यानी कि ब्याज जो है पैसा प्रदान कर देते हैं, तो वह जो है इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। कहने का मतलब ये है कि पानी के जो है साथ साथ जो है कृषि में भी सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि शाख भी प्रदान जो है की ज़रूरत है, ठीक है। अध्याय 4 में हम बहुत अच्छी तरीके से मुद्रा और शाख के बारे में देखेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि किसानों को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। देखिए हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना जहां उन्हें बढ़ावा देना, यानी कि जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, मान लीजिए जो है अनेक किसान अरहर और मटर यानी कि दलहनी फसलें जो है उपजाने का निर्णय लेते हैं और इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए या फिर कह लीजिए शहरों में विक्रय के लिए दाल मिल स्थापना करना जो है एक ऐसा ही उदाहरण है। दाल की मिल स्थापित कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है जब ये दाल उपजाएंगे तो ये जो है दाल मिल में जाके देखें इनको जो है प्रॉपर पैसा मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही उदाहरण है। अब देखिए शीत भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोरेज गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके, ठीक है, और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। आप सभी देखते होंगे कि जब जो है रेट महंगा होता है तो क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज से चीज़ें निकलती हैं और वो जो है अभी देखिए प्याज 50 रुपये किलो चल रहा है, तो जो अभी प्याज का सीज़न तो है नहीं, जो कोल्ड स्टोरेज में रखे होंगे वही बेच रहे हैं, तो उन्हें अच्छी खासी कीमत मिल रही है। तो वही चीज़ आप व्यवस्था किसानों के लिए भी कर दीजिए, ठीक है। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, और जहां जो है ना किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके, ठीक है। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे कि देखिए आलू हो गया, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे जो है बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सके, ठीक है। और ये जो है ना अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि भारत में जो है विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग आप देख लीजिए 60% बच्चे हैं, ठीक है। और इनमें से ना
51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं और शेष जो है विद्यालय नहीं जाते। क्या कारण है? वे या तो घर पे रहते होंगे या तो जो है अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आप ये सारी व्यवस्थाएं नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने परिवार के साथ काम ही करेंगे या बाल श्रम करेंगे अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए। तो यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे ना, तो हमें जो है और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इससे क्या होगा? भवनों को बनाने के लिए जो है रोजगार मिलेगा लोगों को, अध्यापक और कर्मचारी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो योजना आयोग, यानी कि पूर्व में योजना आयोग नाम था, अब जो पड़ गया है इसका नीति आयोग। ठीक है नाम। तो नीति आयोग द्वारा ना किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। आप ये देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। और इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है ना, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो कुछ ऐसे तरीके हैं ना जिनसे रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में जो है सक्षम होंगे, जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अध्याय 1 में। ठीक है, देखिए प्रत्येक राज्य और प्रदेश में ना वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। अब जैसे देखिए पर्यटन सेवा, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे जो है नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है ये। इनमें से कुछ के लिए ना समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण के माध्यम से अगर मैं ये बताऊँ आपको कि योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार ना यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम जो है प्रत्येक वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये जानते हैं, हम चर्चा किए हुए हैं कि कुछ सुझावों पे अमल जो है लंबा समय लगेगा। तो छोटी अवधि के लिए हमें कुछ जो है द्रुत उपायों की, यानी कि दूरगामी उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए ना केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में, ध्यान रखेंगे 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। और इसे जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। देखिए अगर मैं मनरेगा के बारे में अगर आपको बताऊं तो भारत में लागू जो है एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे जो है आप ध्यान रखेंगे, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। और ये योजना जो है ना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, और इसीलिए इसका नाम है ग्रामीण रोजगार गारंटी। देखिए गारंटी देता है, ठीक है, जो कि प्रतिदिन 220 रुपये सांविधिक न्यूनतम मजदूरी में सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो अधिनियम बना है ना, इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए ना अर्ध कौशलतापूर्ण या फिर कह लीजिए बिना कौशलतापूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हो या ना हो, नियत कार्य बल पे जो है करीब 1/3 महिलाएं भी इसमें निर्मित हैं। ठीक है, सरकार एक कॉल सेंटर के थ्रू जो है योजना बना रही है खोलने की, जिससे कि जो है ना शुरू होने पर मुफ्त नंबर यानी कि जो है फ्री नंबर एक जो है किया जा सकता है जो है। और इसमें ना शुरू में राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, इसे जो है शुरू में कहा जाता था नरेगा, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया है, जिससे जो है इसका नाम पड़ा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनरेगा से पहले इसका नाम क्या था और कब चेंज हुआ है नाम, तो ये आपको पता होना चाहिए। मनरेगा से पहले इसका नाम ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा था, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम जो है पुनः संस्कृत किया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये जो प्लान है, इस परियोजना का वादा जो है भारतीय आम चुनाव 2009 में यूपीए के पुनर्विजयी होने के कारण हुआ था। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो अधिनियम है ना वो राज्य सरकारों को मनरेगा योजनाओं को लागू करने का निर्देश देता है। यानी कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार जो है मजदूरी की लागत, ध्यान रखेंगे, मजदूरी की लागत माल लागत का 3/4, कितना
3/4 और प्रशासनिक लागत के कुल प्रतिशत वहन करती है। ठीक है, हालांकि क्या है ना कि बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना जो है राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, जो है शर्तों के अधीन होता है। ठीक है, ये पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी 1/4 थी। ठीक है, 1/4 से कम ना मतलब नहीं कर सकते थे, और न्यूनतम मजदूरी 1/2। प्रोसेस क्या है इसका ये भी समझ लीजिए। देखिए, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ जो है अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड जो है प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जॉब कार्ड। और जॉब कार्ड और पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा जो है उसकी फोटो शामिल होती है उसमें। और पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी जो है लिखित रूप से कम समझ लीजिए 14 दिन का टाइम लगता है काम करने के लिए, एक आवेदन प्रस्तुत करता है, और आवेदन जो है दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदन को भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर मैं बात आपको बताऊं कि नरेगा सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, ये भी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो ये प्लान है ना रोजगार गारंटी का, सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले राज्य का नाम अगर मैं बताऊं तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली स्टार्टिंग हुई इसकी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनरेगा जो है ना, मनरेगा 2005 के अंतर्गत जो है उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में, ध्यान रखेंगे, वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। और यदि सरकार जो है ना रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, तो 100 दिन की गारंटी जो है गवर्नमेंट ले रही है रोजगार प्रदान करने के लिए। ठीक है, और ये अब अधिनियम बन गया है चूंकि, है ना, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे जो है भविष्य में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस जरूर कर ले, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।